हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 8 देखेंगे, जिसमें मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 8। इससे पहले ऑलरेडी हमने 7 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी सब्जेक्ट हमने कवर कर लिया है, उन सभी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक अपडेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, यदि 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो तो x बराबर 2 होगा और y बराबर -1, x बराबर -2 होगा और y बराबर -1, या फिर x बराबर -2 होगा और y बराबर 1, या एक से अधिक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। और आप देख सकते हैं ये सवाल बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, हर सवाल के नीचे मेंशन किया गया है कि वो सवाल किस एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का सवाल हमने पिछला सेट में भी करवाया था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या दिया हुआ है, दो चर वाला समीकरण है। हमने कहा था ना कि दो चर वाले समीकरण के अनेक हल होते हैं, कई हल होते हैं, एक्स और वाई का मान बहुत सारे आ सकते हैं। तो यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। अगर दो समीकरण का एक्स और वाई का मान संतुष्ट करता है तो इसका मतलब उसका कोई एक हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो एक्स और वाई का मान रख करके देखें बारी बारी से, या तो आप सीधा सीधी चाहें तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या फिर वर्ग गुणन विधि से भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान रख करके हमने बताया था पिछला सेट में कि कैसे कर निकालनी है। आज चलिए हम लोग देखते हैं। विलोपन विधि, वर्ग गुणन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि में से किसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक विधि का हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक, और यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसमें देखना ये होता है कि दोनों में से कोई x या तो y को बराबर कर लीजिए। तो y यहाँ पे पहले से ही क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये y और y क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, प्लस माइनस में कट जाएगा। तो 3x और 1x कितना हो जाएगा, ये 4x इक्वल टू 5 और 3 8। x का मान कितना निकल जाएगा, 4 दूनी 8, 2 निकल जाएगा। तो x का मान देखेंगे हम माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, तो विकल्प नंबर ए सही हो सकता है। y का भी मान आप लोग को चेक करनी है, तो y का मान चेक कर लेते हैं। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। हम 2 में रख लेते हैं। तो x का मान 2 निकल चुका है, माइनस y है तो y रह जाएगा इक्वल टू 3। अब ये माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2, तो माइनस वाई इक्वल टू निकल करके आएगा 1, मतलब हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, तो इसका मतलब है ये विकल्प बिल्कुल ही सही है। ठीक है ना, ये जो दो दो चर वाले समीकरण दिए हुए ना, इसके जो हल हैं वो कौन से हैं, x बराबर 2 और y बराबर -1। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। आसान सा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। सिंपल सा, हम लोग सभी जानते हैं कि जो संख्या एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, सारी संख्या क्या है, ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो दी गई विकल्पों में से बताना है कि कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो याद होगा, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, इससे अगर वर्ग करें, 1 का वर्ग करेंगे कितना होगा 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। आगे भी करके देखिएगा, तो 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो 1 का वर्ग 1 मिल रहा है 4 9, लेकिन जब 11 से शुरू करते फिर 1 4 9 मिल रहा है इकाई अंक पर। इसका मतलब ये रिपीटेशन शुरू हो जाता है, तो हमको कहाँ तक लेना है, यहीं तक बात करनी है। ठीक है, उसके बाद तो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो इसके जब हम भी वर्ग करते हैं, मान लेते ये प्राकृतिक संख्या है और इसका वर्ग हम इधर किए, तो इसका इकाई अंक आपको क्या क्या मिला, इकाई अंक आपको या तो 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है क्या, 2 2 नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा है,
4 मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, ठीक है। 7 अब देखेंगे तो नहीं मिल रहा है, 8 भी आपको नहीं मिल रहा है, 9 मिल रहा है, और 10,100 यानी कि 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या का यदि आप वर्ग करते हैं तो 2, 3, 7 और 8 ये 4 संख्या आपको कभी नहीं मिलेगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे दिए गए विकल्पों में से सी विकल्प में 7 है, दिख रहा है। तो ये संख्या आप देखेंगे कि कभी भी आंसर में नहीं आ सकता। किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता अगर इकाई अंक 7 है तो। 2, 3, 8 होता तो भी नहीं होता, लेकिन 1 और 5 हो सकता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का वर्ग भी ये नहीं हो सकता है किसी भी प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही है। चलिए अगला सवाल है, यदि 1.5 एक्स इक्वल टू 0.04 वाई है तो इतना का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है, या मान निकाल लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1.5x इक्वल टू 0.04 वाई दिया हुआ है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर 0.04, और नीचे क्या लिख सकते हैं 1.5x। ऐसा कि ऐसे लिखा जा सकता है, क्रॉस मल्टीपल गुना कीजिए तो आपको सेम मिल जाएगा। अगर सेम मिला है तो सही है, ठीक है। 1.5 का गुना से कीजिएगा तो ही मिलेगा, और वाई का गुना क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो ही मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से क्या करने से दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव हटाने पर क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 4, ठीक है, और 1 15। अब यहाँ गुना करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो 100 मिलेगा, क्योंकि दशमलव हटा करके 2 जीरो, और दशमलव हटा करके 1 जीरो। अब एक एक जीरो काट दीजिए, क्या बचेगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 इक्वल टू 2/15 पचे 75, यानी एक्स का मान 2 निकला और वाई का मान 75 निकला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब मान बैठा लीजिए। बोला जा रहा है एक्स वाई माइनस एक्स, तो वाई का मान कितना 75 माइनस एक्स, एक्स का मान 2, और दोनों को जोड़ दीजिए, 75 और 2 हो जाएगा नीचे 77 इक्वल टू 73/77। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प सही दिख रहा है। ठीक है, आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे रूट इतना इतना बराबर है, इतना मान दिया हुआ है, मान कैसे दिया हुआ है थोड़ा सा हम लिख लेते हैं फिर से। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, रूट अंडर दिया हुआ है 0.240 इंटू 42 डिवाइडेड बाई है 0.07 इंटू 3 इंटू 4, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जब गुना में है तो कितना अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ पर 2 अंक और एक यहाँ पर 3 अंक, तो 3 अंक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ और बच जाएगा 204 गुना 42 बटा 7 गुना 34। ठीक है, काटिए से 7×6 = 42। ठीक है, और यहाँ पे 17 दूनी 34 और 3 दूनी 6, ये भी कट रहा है लगता है, 17 एकम 17, 3 और 4 34, 17 दूनी 34। तो क्या निकल करके आएगा, 12 तिया 36, और 36 से तोड़ेंगे तो 6 6 36। विकल्प नंबर सी सही होगा। इतना आसान सवाल। चलिए अगला है, ये अच्छा सवाल है, यदि वाई का x% 100 है और जेड का y% 200 है तो एक्स और वाई के बीच संबंध क्या है। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में संबंध पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे। देखिए लिखा क्या है, y का x%, x% मतलब x/100 इक्वल टू कितना है 100 है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर बोला है जेड का y% इक्वल टू कितना है 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध पूछा है कि एक्स और वाई का संबंध क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो जिस तरीके से विकल्प में दिया हुआ है कि जेड इक्वल टू दिया हुआ है, यानी जेड हम ले करके आना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं यहाँ पर जेड इक्वल टू 200 इंटू 100/y, ये वाला टर्म इधर भाग में था, इधर गुना में ले आया, ये वाई गुना में था तो इधर भाग में लेकर के आए। ठीक है, अब लिख सकते हैं जेड इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण को थोड़ा सा वाई इक्वल टू लेकर के आइए,
ठीक है इसको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स, लिखा जा सकता है ऐसा। अब यहाँ पे देखिए y का मान जो दिया हुआ है ना, ये y का मान यहाँ पे ला के रख दीजिए। तो हो जाएगा ये 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई y का मान हम पूरा यहाँ पे रखेंगे 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्स, रख सकते हैं। अब आगे देखिए z इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 इंटू 100, इसमें जो कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका मतलब है कि x ऊपर चला जाएगा और 100 इंटू 100 नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो z बराबर क्या निकल कर के आएगा 2x। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल में जैसा कहा है वैसे ही हमने किया। ठीक है, कोई भी अलग से कोई ना तो लॉजिक है ना कोई ट्रिक है। ठीक है, जैसा कहा क्वेश्चन में कि y का x% 100 है, ठीक है वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इस बात बोला गया कि z का y% 200 है, तो z का y% 200 हमने यहाँ पे लिखा है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम यहाँ पे देखें तो ये वाला डेटा लेकर के आए। ठीक, इस बात आप देखें कि यहाँ पे हम z इक्वल टू क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे z के बराबर ही पूछ रहा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे सहारा लिए हैं विकल्प से भी। ठीक है, कि z के बराबर ही कुछ मान लेकर के आते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि इधर दे रखा है जो इक्वल टू, इधर x का मान कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि y का मान लेकर के आने के प्रयास करेंगे। तो यहाँ से इस विकल्प से देखेंगे तो इसको मॉडिफाई करके ये लेकर के आए y इक्वल टू 100 इंटू 100 बाई एक्स, और y का मान यहाँ पर रखे, इसको कैलकुलेट किए तो हमें मिल गया z बराबर 2x। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल है, बताना है। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल है कितना है यह बताना है। समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल, अर्थात यहाँ पे पूछा जा रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि h का मान दिया हुआ है, ना कि इसकी भुजाओं का मान दे रखा है। तो याद रखना है यहाँ पे कि ऊंचाई, किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है √3/2 इंटू ए। तो यहाँ पे देखेंगे कि √3/2 इंटू ए का मान कितना दे रखा है 10, ऊंचाई 10 है। ऊंचाई ज्ञात करने का फार्मूला है √3/2 इंटू ए, और इसका मान दे रखा है 10, तो यहाँ से ए का मान हमें मिल जाएगा। ए का मान क्या मिलेगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, ए का मान मिल चुका है, अब यहाँ से आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए √3/4 इंटू ए का मान कितना है, अच्छा यहाँ पे √2 नहीं होगा, √3 होगा, है ना। ठीक है, अब ए का मान कितना मिल चुका है 10 दूनी 20 √3 इंटू 20/√3। ठीक है, ए स्क्वायर है। अब देखिए ये √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ से और क्या कैंसिल आउट किया जा सकता है, 4 बचे 20, अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं 20 बचे 100 √3। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 100/√3 ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। आसान सा सवाल था, बस आपको याद रखना था ये इस ऊंचाई का सूत्र क्या होता है और ये इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर ये दोनों ज्ञात है तो आसानी से इस सवाल को बना पाते। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद ये है। एक पद मतलब है कि वो प्लस माइनस से क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस से ही पदों को क्या किया जाता है, अलग किया जा सकता है। अगर एक प्लस है साइन है तो 2 पद, 2 प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो 3 पद, मतलब जितने भी प्लस माइनस का साइन लगे इसका मतलब समझिएगा कि उसमें 2 पद होंगे। ठीक है, जैसे देखिए इसमें कितने लगे हुए हैं साइन, प्लस का साइन एक साइन लगा हुआ, मतलब कि इसमें 2 पद हैं। इसमें 2 प्लस का साइन है मतलब 3 इसमें पद है। इसमें एक भी नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ एक पद है।
विकल्प नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछें 2x इंटू 3y प्लस 6 माइनस 7y, इसमें कितने पद हैं, तो आप देखिए इसमें कितने पद हैं, तो मतलब देखना है इसमें प्लस माइनस से कितने साइन हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा तो एक प्लस का साइन यहाँ पर है, एक माइनस का साइन यहाँ पर है, बस। इसका मतलब है कि दो साइन है प्लस माइनस का, इसका मतलब इसमें 3 पद होंगे। एक पद ये वाला है, एक पद ये और एक पद ये। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये होगा 3 दूनी 6xy, कुल मिला के एक ही पद है। ठीक है, ये कन्फ्यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है एक पद में कि आपको प्लस माइनस देखना है कितना है, प्लस माइनस जितने होंगे उससे एक जो अधिक होगा उसका पदों की संख्या। हाँ, अब ये मत करिएगा कि लिखा हुआ है -3x में 2 पद होंगे, नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ माइनस के साथ, ये टर्म ही माइनस है, ऋणात्मक पद है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है, बताना है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या कौन कौन होगी ये तो पहले देखना होगा। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या शुरू होगी कहाँ से, 100 से, ये कहाँ तक जाएगी 999 तक। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है निकालने का कि हम देखें ये पहले कि 999 में 5 से अगर हम डिवाइड करें तो कुल कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाजित होगी। 5 से अगर विभाज्य होता है 999 जितने बार में, उतना उसका 1 से लेकर के 999 तक में कुल संख्या निकलेगा जो कि 5 से विभाज्य होगा। तो 5 से विभाजित कीजिए तो हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, 1 4 9 5 9 45 और 5 9 45। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 999 तक में 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्याओं कितनी हैं, 999 संख्याएं हैं। ठीक है, बट हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 100 से पहले 99 तक 5 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या होगी, 19 बचे 95, मतलब 19 संख्याएं ऐसी संख्या होंगी जो 1 से लेकर के 99 तक में विभाजित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 19 इसमें से घटा देंगे, तो कुल मिला के अब देखेंगे तो 180 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 180 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 अंकों के बीच में ऐसी 180 संख्या ऐसी है जो कि 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको जितना बोला जा रहा है उतना पहले तो निकाल लो टोटल 1 से लेकर के, और फिर जितना नहीं बोला जा रहा है उसको में से डिवाइड करके उसमें से घटा दीजिए सिर्फ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल और समझा देते हैं, अगर समझ में आए तो ठीक है। देखिए, अगर सवाल पूछा जाता है कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होगी, 10 से लेकर के 99 तक, लेकिन हमको लेना कहाँ से शुरू में, 1 से लेकर 99 तक। तो देखेंगे 5 से डिवाइड होगा तो कौन कौन होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 पचे 90, 19 पचे 95, कुल मिलाकर के 1 से लेकर 99 तक 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 19 है। बट हमें 1 से लेकर के 9 तक तो नहीं चाहिए, तो 1 से लेकर के 9 तक में विभाजित होने संख्या कितनी होगी, सिर्फ एक होगा जो कि 5 ही होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरी संख्या होगा 10, तो 10 तो वो चला गया 2 अंकों की संख्या में, तो एक संख्या ही बचा इसमें, तो 19 में से एक जाएगा तो बचेगा कितना, 18। तो 18 ऐसी संख्याएँ हैं, 2 अंकों की संख्या 18 है जो कि 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, विक्रय मूल्य पर 10% की हानि लागत मूल्य पर कितने परसेंट की हानि है। विक्रय मूल्य पर 10% की क्या हो रही है, हानि विक्रय मूल्य पर, तो लागत मूल्य पर कितना परसेंट की हानि होगी ये बताना है। तो इस तरह के सवाल में ना सबसे पहले मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितना है, 100 है। ठीक है, इस पर कितना परसेंट की हानि हुआ है, 10% की हानि हुई है, तो काट कर निकलेगा यहाँ पे 10 रुपया। ठीक है, 10% का अगर विक्रय मूल्य 100 रुपये हमने किसी वस्तु को बेचा है, 10% की हानि हुई है, ठीक है, तो 10 रुपये निकला। इसका मतलब है वस्तु की वास्तविक कीमत कितना था, 110 रुपया था। ठीक है, अब देखिए वस्तु की कीमत 110 रुपये है, हम बेच कितना में रहे थे, 100 रुपया में, 10 रुपये की हानि हुई, तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि लागत मूल्य पर कितना परसेंट की हानि होगी। तो देखिए हानि तो 10 ही रुपया हुआ है, लेकिन अब निकालना किस पर है, लागत मूल्य पर, तो लागत मूल्य कितना मेरे पास है, 110 रुपये का। हानि परसेंट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10 दहाँ के 100 डिवाइडेड बाई 11, 11 नवा 99, 1/11, अर्थात विकल्प नंबर ए सही होगा। सबसे आसान तरीका ये है। ठीक है, मान लीजिए हमने कि विक्रय मूल्य 100 रुपया है, उसका 10% निकालें, 10 रुपये निकला। ठीक है, इसका मतलब 100 रुपये हमने बेचा है,
और 10 रुपये हानि हुई थी, तो मतलब है कि वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य कितना था, 110 रुपया था। अब यहाँ से देखेंगे तो 110 रुपया, हानि हुआ है 10 रुपया, तो 10 में से हम 110 में से 10 हटा देंगे तो 10 ही बचेगा। और लागत मूल्य पर बोला है तो नीचे लागत मूल्य हमने 110 रुपये रखा और उस पर हमने हानि परसेंट निकाला तो निकला 9.1/11%। चलिए अगला सवाल है, एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। भिन्न कितना है? देखिए क्या लिखा है, एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है, 11 है। ठीक है, विकल्प में से किया जा सकता है आसानी से, 6 5 11, 6 5 11 और 3 11, हर जगह योग 11 ही आ रहे हैं। अब दूसरा चीज़ देखेंगे, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो हम मान के चलते विकल्प नंबर ए अगर सही है हमारा, तो अंश में 1 हम जोड़ देते हैं और हर में हम 2 घटा देते हैं, तो कितना आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। बस सही तो कहा जा रहा है। तो 5 और 1 6, और 6 में से 2 गया तो 4। ठीक है, क्या ये 2/3 के बराबर आ सकता है? कभी नहीं। अगला लीजिए, मान के चलते हैं कि वो हमारा भिन्न 6/5 है, इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, जबकि हर में 2 घटा रहे हैं। ये होगा 7/3, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। कितना आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। एक और विकल्प बच रहा है 3/8, इसे बोल रहा है 1 जोड़िए और नीचे वाला में 2 घटाइए, है ना। तो ये देखेंगे तो 3 और 1 4, और 8 में से 2 गया तो 6। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल कोशिश कीजिए कि भिन्न ऑप्शन से कर लीजिए, विकल्प से कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि कोशिश कीजिए, पहले देखिए कि विकल्प से किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, अगर विकल्प से सॉल्व किया जा सकता है तो वो सबसे आसान होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज का 10वीं प्रश्न है यहाँ पे। तो ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।